नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के शिलालेख। अपन ने 2 दिन पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज अपना पार्ट 2 रहेगा दोस्तों। ठीक है, और पार्ट 2 में देखते हैं कि आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, आज के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मैं कहूँगा तो हार्ड भी है ना। आप नए क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन है आपके लिए सबसे पहले ही शुरुआत में, कि हमेशा मौका मत ढूंढो, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है, जो आज है वही सबसे अच्छा अवसर है। इससे बढ़िया अवसर आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर टाइम टाइम जो होता है हर वक्त बराबर नहीं होता है ना। तो जो फिलहाल है उसको आप जो है बड़े आनंद से और बड़े स्ट्रगल के साथ जियो, ताकि जो है आपका आने वाला कल आपके लिए आपको सिक्योर रख सके। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपका है, आज की स्क्रीन पर है। और मैं आपको बता दूं कि आपको बाद में लास्ट में स्कोर भी बताना है, ताकि मुझे भी पता चले, मैं भी मेरा भी मनोबल रहे कि हाँ भाई आप लोग बता रहे हैं आंसर तो रियली। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। 2 दिन क्लास नहीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का पहला क्वेश्चन कि बिजोलिया लेख में ऊपरमाल क्षेत्र को किस नाम से अंकित किया गया है। तो सही उत्तर आप सभी का होगा उत्तमाद्री होगा। ठीक है, उत्तराद्री नहीं होगा, उत्तरायण भी नहीं होगा, अहिछत्र तो आप सबको पता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आपका बिजोलिया शिलालेख होगा। और ये जो बिजोलिया शिलालेख है ना, 1170 ईस्वी का बताया जाता है। कब का? 1170 ईस्वी का बताया जाता है, जो कि भीलवाड़ा में मिलता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो ये मंदिर दिख रहा है ना आपको मंदिर, तो ये पार्श्वनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, तो इसमें है जो ये हमें शिलालेख मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि बिजोलिया शिलालेख में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो बिजोलिया शिलालेख में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? सीधी सीधी बात है सर, चौहानों का मिलता है। चलो, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा, चौहानों का मिलता है, तो चौहान कौन से? ये चौहान सांबर वाले, वही चौहान दोस्तों, सांबर वाले, सांबर कह लो या अजमेर कह लो। ठीक है, अगर यही हम बात करें कि भाई इस लेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, इन चौहानों को किसकी उत्पत्ति बताया गया है? तो दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताया गया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? बिजोलिया क्षेत्र को क्या नाम दिया गया इस शिलालेख में? 1170 ईस्वी का शिलालेख है, इसमें इसको विंध्यवली नाम दिया गया दोस्तों। मंडलकर, ये आप सबको पता होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया भी होगा कि मांडलगढ़ का प्राचीन नाम है। नागदा को कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। और नाडोल को ध्यान रखना, नड्डूल कहा जाता था। क्या? नड्डूल कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन के शिलालेख में कुटिला नदी का उल्लेख है, जो मेवाड़ में बहती थी। ठीक है, कौन से शिलालेख में यह हमें उल्लेख मिलता है? कुटिला नदी का दोस्तों। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी डीपली है, नहीं पढ़ा होगा आपने किताबों के अलावा तो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बिजोलिया के शिलालेख में हमें इसका वर्णन मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नादेसमा का लेख जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये नादेसमा का भी एक क्या है? एक लेख है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा। और हाँ, सीरियस बात तो ये है कि आप अगर वनपाल वनरक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कल सुबह 10 बजे जो है ट्रेंड भी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या कब करना है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अंत तक, ज़्यादा लंबी क्लास भी ये नहीं होने वाली। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा मेवाड़। ठीक है, नादेसमा का जो शिलालेख मिलता है हमें मेवाड़ में मिलता है 1222वीं ईस्वी का। कब का? 1222 का। अगला क्वेश्चन है, नेमिनाथ, क्या क्वेश्चन है? नेमिनाथ मंदिर सिरोही में है दोस्तों। कहाँ पर है नेमिनाथ मंदिर? कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? सिरोही में है। जिसकी प्रशस्ति में क्या है?
परमारों का उल्लेख है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लाजवाब है, और इसका सभी का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दिलवाड़ा। ठीक है, तो मतलब अगर सन का आपसे पूछ लिया जाए, नहीं पूछा जाए, मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली, लेकिन पूछे तो आपको 1230 ईस्वी का बताना होगा। अब आप कहेंगे सर ये परमार कौन से, अरे परमार वही है ना, वही परमार आबू वाले, और तो कौन से है ना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलेश्वर मंदिर आबू में एक लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ पर में लेख प्राप्त हुआ है? अचलेश्वर मंदिर में। अचलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आबू में है। ठीक है, और इसके पास में अचलगढ़ किला भी है। ठीक है, तो वहाँ पर लेख किस वर्ष का प्राप्त हुआ दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये 1285 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, दरिबा शिलालेख में किस मेवाड़ शासक की ऐतिहासिकता का वर्णन है? दरिबा शिलालेख में किस मेवाड़ शासक की ऐतिहासिकता का वर्णन है? तो रावल रतन सिंह का है दोस्तों। किसका है? रावल रतन सिंह का है, ध्यान रखना। मतलब ये 1302 का शिलालेख माना जाता है। ठीक है, और ये दरिबा शिलालेख कहाँ पर है भैया? ये अपने राजसमंद में, ध्यान रखना दोस्तों। कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद में एक मंदिर है कांकरोली गांव में। ठीक है, वहाँ पर ये मिलता है। रसिया की छत्री लेख जो है किस जिले से प्राप्त हुआ, जिसमें स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन है? आपने आज तक तो यही पढ़ा होगा कि रसिया बालम की जो है छत्री कहाँ पर है। दोस्तों रसिया बालम का मंदिर कहाँ पर है आपको पता है क्या? मंदिर सर दिलवाड़ा में है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसी से संबंधित एक और उसी जैसा, मतलब रसिया की छत्री, केवल रसिया की छत्री किस जिले से प्राप्त हुआ जिसमें स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन है? तो चित्तौड़गढ़ होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, माछेड़ी की बावड़ी किस जिले में स्थित है बताइए? माछेड़ी की बावड़ी जो है ना प्यारे दोस्तों, अजमेर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है। माछेड़ी आप सबको पता है, माछेड़ी गांव कहाँ पर है? मानपुरा माछेड़ी, याद है ना आपको, अपन खनिजों में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो मानपुरा माछेड़ी खनिजों में भी है, और ये अपने राजस्थान का औद्योगिक इनको नगर भी आप कह सकते हैं वैसे। तो चलिए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों, अलवर में है ये। ओके, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं ये 1382 का शिलालेख है। कब का है? 1382 का। यहाँ पर मतलब एक शिलालेख मिला है, तभी अपन बात करें माछेड़ी की बावड़ी के बारे में, ये तो क्यों है ना। चलिए नंबर 45 है कि भाई श्रृंगी ऋषि शिलालेख के रचनाकार कौन थे, ये आपको बताना। और राइट आंसर आप सभी से उम्मीद रखूंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और सभी का सही उत्तर हो जाएगा वाणी विलास, है ना ऑप्शन में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। इसमें अब आप ये भी कहेंगे कि सर ये कहाँ का है, तो भैया मेवाड़ का है। अब इसमें उल्लेख किसका मिलता है? इसमें उल्लेख दोस्तों ध्यान रखना, हमीर, खेता, लाखा, मोकल। ठीक है, बस 3 वर्ड से आगे तो जाएगा भी नहीं आपका। अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन से लेख में मेवाड़ शासक हमीर की तुलना कामदेव, ब्रह्मा, शंकर, कर्ण से की गई? अरे वाह, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें हमीर जो है मेवाड़ के शासक हुए थे? राणा हमीर। ठीक है, तो सही जवाब आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, समीदेश्वर अभिलेख में से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, इसके रचयिता होते हैं एकनाथ जी। कौन होते हैं? एकनाथ जी इसके रचयिता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर प्रशस्ति जो है किस शासक के काल की उत्कीर्ण है, जो चौमुखा मंदिर में लगी हुई है? देखिए रणकपुर प्रशस्ति है किसके काल की है? तो आप सबका सही उत्तर होना चाहिए रणकपुर में, जो कि आप सबको पता है। देखिए आपको दिमाग ये लगाना है, ऐसा अगर क्वेश्चन बने तो रणकपुर मंदिर कब बना? कैसे? रणकपुर मंदिर तो बना है अपने कुंभा के समय, धर्णक शाह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो 1439 में ये उत्कीर्ण हुई थी ये प्रशस्ति राणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का उत्कीर्ण वर्ष कौन सा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का उत्कीर्ण मतलब ये कब उत्कीर्ण हुआ था? जो कुंभा के समय लिखी गई थी। हेलो साहब, वर्ष पूछ लिया, कुंभा के समय भी पूछ लिया, मतलब अजीब व गरीब है ना, लेकिन फिर भी अपने लिए कन्फ्यूजन रहेगा। 1460 ईस्वी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन।
ठीक है। इसमें मतलब मैं आपसे बात करूँ ना, इस कीर्ति स्तंभ में कुंभा का पूरा पूरा वर्णन है, कुंभा का पूरा वर्णन है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभ श्याम मंदिर की तुलना किससे की गई, बताइए। कुंभ श्याम मंदिर की तुलना, वाह वाह जी। अगर मैं तो कहता हूँ प्रशस्ति ना पूछ के आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कुंभ श्याम जो मंदिर है ये किससे तुलना की गई है इसकी, तो आप सबका सही उत्तर होगा कैलाश पर्वत से तुलना की गई है दोस्तों, ठीक है। या फिर आप कह लो कि सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत या फिर कैलाश पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। ये ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। कुंभश्याम मंदिर कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का शिलालेख कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण है, बताइए। 5, 7, 9, 11। कुंभलगढ़ का जो शिलालेख है ना ये अपने 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है दोस्तों। कितने, 5। और कुंभ श्याम जो मंदिर है ना अपना, कुंभ श्याम मंदिर मैंने आपको अभी बताया, उस कुंभ श्याम मंदिर को मामा देव मंदिर भी कहते हैं। क्या, मामा देव मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये जो कुंभलगढ़ का शिलालेख है ये कान्हा ने लिखा था। किसने, कान्हा ने लिखा था। लेकिन ध्यान रखना जो हीराचंद ओझा जी जो है ना वे क्या बताते हैं, वे कहते हैं कि ये तो महेश ने लिखा था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो शिला है दोस्तों आप देख सकते हैं, पहली शिला में 68 श्लोक है, दूसरी शिला में गुणसूत्र से 111 श्लोक है जो कि खंडित शिला है ये, ठीक है। और इसमें चित्तौड़ दुर्ग का भी वर्णन है और चित्रांग ताल का भी है। शिला 3 जो है 181 से 184 तक श्लोक मिलते हैं जिसमें मेवाड़ के महाराणाओं का उल्लेख है। और शिला 4 और 5 जो कि 185 से 279 श्लोक यहाँ पर मिलते हैं आपको। चौथी शिलालेख में हमीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, ये आगे के लिए आपके लिए मतलब बड़े लेवल के एग्जाम में जरूर ये चीज़ें काम आएगी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता बताइए, बहुत आसान है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो रचयिता है ना दोस्तों वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महेश। क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये 1460 में तो किया ही, लेकिन इसको जो है ना पूरा किसने किया था, सॉरी पूरा महेश ने किया, शुरू किसने किया था, शुरू किया था कवि अत्रि ने। किसने किया था, कवि अत्रि ने शुरू किया था, कवि महेश ने इसको पूरा किया। राज प्रशस्ति में गलत क्या है, मतलब राज प्रशस्ति से संबंधित इसमें गलत आपको क्या लग रहा है। कुल श्लोक राज प्रशस्ति में कितने हैं, स्थापना इसकी 1676 ईस्वी में हुई क्या, रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है क्या, जी बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि राजसमंद की नौचौकी पाल पर 25 बड़ी बड़ी काली शिलाओं पर ये उत्कीर्ण है प्रशस्ति, ठीक है। और इसमें राज सिंह का सबसे अधिक वर्णन मिलता है हमें, बाकी भी इनके पिछले राजाओं का वर्णन हमें इसमें मिल जाता है। कुल श्लोक गलत है, इसमें 1106 श्लोक है दोस्तों, ठीक है। स्थापना इसकी 1676 में बिल्कुल सही है, रचिता तेलंग सही है, लेकिन श्लोक की बात करें जब तो 1106 हो जाएगा। ये ऑप्शन अपना फिलहाल सही होगा। अगला क्वेश्चन जिस प्रकार से है जल्दी से जवाब दीजिएगा। महाराणा राज सिंह की मृत्यु और महाराणा जय सिंह द्वारा औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख किसमें मिलता है, बताइए। महाराणा राज सिंह की मृत्यु व महाराणा जय सिंह द्वारा औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख किसमें मिलता है, तो राज प्रशस्ति में ही मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जिसे आप कहेंगे, सॉरी एशिया की, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और इसमें बाप्पा रावल से लेकर जगत सिंह और राज सिंह तक के शासकों का वर्णन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के सूत्रधार कौन थे, बताइए। कवि कृष्ण भट्ट, लक्ष्मीनाथ, कवि अत्रि या दोनों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना ये लक्ष्मीनाथ जो है ना, लक्ष्मीनाथ इनको बाबू भट्ट भी बोल सकते हैं, बाबू भट्ट भी बोल सकते हैं प्यार से, ठीक है, प्यार से आप बाबू भट्ट बोल सकते हैं, बाबू नहीं बाबू भट्ट बोल सकते हैं। कृष्ण भट्ट भी थे, तो अपना राइट आंसर ए एंड बी हो जाएगा राइट आंसर, ओके, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था भाई। ये जो है ना कहाँ पर पड़ी है जगन्नाथ प्रशस्ति, जगन्नाथ मंदिर में, जैसे मैंने आपको बताया था भाणा और मुकुंद जो कि इस जगन्नाथ जो मंदिर था इसके मतलब
बनाने वाले थे। ठीक है, तो ये 1652 के आसपास प्रशस्ति लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति की स्थापना कब की गई? बताइए, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति की स्थापना कब की गई? 1719, 1729, 1739, 1619। तो सभी का सही उत्तर जो होगा वो होगा 1719 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1719 ईस्वी होगा। पिछोला झील के निकट है, मतलब मैं आपको बताऊं तो एक सिसारमा नामक गांव है उदयपुर में। ठीक है, तो उस गांव में एक मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, और उसी मंदिर में प्रशस्ति मिली है। कब की मिली है? 1719 की मिली है। ठीक है भाई, ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में है? बताइए, बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में? ये युद्ध जो है ये महाराणा संग्राम सिंह दूसरे थे, संग्राम सिंह द्वितीय और रणबाज खान जो कि मुगल सेनापति थे, जिसमें महारानी की विजय भी हुई थी, और ये वैद्यनाथ प्रशस्ति हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है भाई, है ना। और अगला क्वेश्चन है, 1537 ईस्वी का सिवाना लेख जिसमें मारवाड़ शासक की विजय का वर्णन है। बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है आपका। 1537 ईस्वी का सिवाना लेख जिसमें किस मारवाड़ शासक की विजय का वर्णन है? तो मालदेव हो जाएगा राइट आंसर सिवाना लेख में, बी ऑप्शन मालदेव। ठीक है, बस इतना ही है। बीकानेर प्रशस्ति या फिर राय सिंह प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? अब देखो, ये आपके लिए बड़ा नया क्वेश्चन है कि राय सिंह प्रशस्ति को ही बीकानेर प्रशस्ति भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको जो है लिखा था जैन मुनि जैता ने, जैन मुनि जैता ने लिखा था। हालांकि आप सबको पता है कि भाई इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है 1589 से लेकर 1594 के बीच में करवाया गया था। ठीक है, और इस जो प्रशस्ति में राय सिंह के कार्य और शासन का उल्लेख भी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर की प्रशस्ति में किस शासकों का वर्णन है? अच्छा, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? बोले सर डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में, लेकिन डूंगरपुर में तो है, पर यहाँ पर एक प्रशस्ति भी मिलती है जिसमें हमें वागड़ के चौहानों का या फिर मेवाड़ के गोहिलों का। तो सीधा सीधा जवाब है वागड़ के चौहानों का यहाँ पर हमें मिलता है वर्णन, जो कि 1587 ईस्वी की है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। और बावड़ी का निर्माण तो आपको पता है, मैंने कई बार बताया आपको कि भाई प्रेमल देवी ने, मतलब आसकरण की पत्नी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अभिलेख में जयपुर के कछवाहों का वर्णन मिलता है? और हाँ दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है 1585 या 87 के आसपास में ही अकबर की अधीनता स्वीकार की थी आसकरण ने। ठीक है, इनमें से किस अभिलेख में जयपुर के कछवाहों का वर्णन मिलता है? बताइए, किस अभिलेख में जयपुर के कछवाहों का वर्णन मिलता है? सीधा सीधा प्रश्न है। सिवाना होगा नहीं, रामगढ़ होगा नहीं, तो आमेरी होगा, है ना। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जो कि 1600 मतलब 10 का दशक है, ध्यान रखना। ठीक है, परफेक्ट 11 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, लेकिन 1610 का दशक आप याद रखना। ठीक है, रघुकुल तिलक इसमें इनको कहा गया है। असुमेलित आपको बताना है इनमें से, जल्दी बताइए। क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। इनमें से असुमेलित अभिलेख और शासक, सुंडा पर्वत अभिलेख चाचिंग देव के समय का है, बिल्कुल है। किराडू का लेख जो है उसमें हमें अल्लन देव के समय का बिल्कुल है। बेणेश्वर का लेख आस्करण के समय का है। जाना सागर प्रशस्ति जगत सिंह के समय की नहीं है, ये जो है ना ये राज सिंह के समय की है। किसके समय की है? महाराणा राज सिंह के समय की है, ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अभिलेख फारसी में उत्कीर्ण नहीं है? फारसी में ये अभिलेख नहीं लिखा हुआ है। शाहजहानी मस्जिद का लेख ये फारसी में होगा, क्योंकि आप सबको इसकी भाषा देख के ही पता चलता है। धाई बी पीर दरगाह, इसमें भी आपको भाषा देखकर भी पता चल जाता है। तारागढ़ का, इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा। ए और बी तो कोई बताएंगे नहीं, हालांकि सही जवाब आपका घटियाला शिलालेख हो जाएगा। घटियाला जो है इसमें फारसी भाषा नहीं है, इसमें संस्कृति है। तारागढ़ का ये भी फारसी में आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अपना डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख कहाँ है जो 861 ईस्वी का है? बताइए,
अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा में गुर्जर प्रतिहारों के समय का है और उसमें मतलब गुर्जर का एक राजा हुआ था गुर्जर प्रतिहारों का, कुक नाम से। उनका वर्णन भी 861 ईस्वी का है। तो जयपुर में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। घटियाला माता की मतलब माता की साल नामक एक जैन मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है बाहर रखे कमेंट सेक्शन में। सुन रहे मेरी बात को? ये लो, चित्तौड़गढ़ में सतवीस देवरी के पास जो है किस वर्ष का शिलालेख प्राप्त हुआ है? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट का दूसरा दूंगा, इसका जवाब आपका हो जाएगा ये ऑप्शन 1438 ईस्वी, ठीक है। किस वर्ष का है? सतबीस देवरी के पास शिलालेख मिलता है। सतबीस देवरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ के शासकों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसका सूत्रधार जो होता है वो होता है नारद। कौन होता है? नारद। नारद जो भगवान के साथ में रहते थे वो वाले नारद नहीं, यहाँ पे ये नारद दूसरे थे भाई, है ना। इनकी तुलना कहीं वहाँ से मत कर लेना आप लोग, है ना। क्या होता है कई बार जो है ना आप में से काफ़ी भाई बहनें जो है दिमाग कुछ ज़्यादा लड़ा लेते हैं, है कि नहीं। चलिए साहब मजाक कर रहा हूँ वैसे। ये 65 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। बलबन शिलालेख किस शासक से संबंधित है? वाघभट्ट, जयमेत्र सिंह या जैतर सिंह या आमिरदेव या उपरोक्त सभी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि आप इसका जवाब दे सको, या फिर वापस क्लिक करना होगा। मैं आपको ट्वीट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि वनपाल वन रक्षक का एग्जाम टाइम पर हो जाए, यही चाहते हैं ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस भी भाई बहन ने वनपाल वन रक्षक का फॉर्म भरा है और वे एग्ज़ाम अब जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि टाइम पर हो जाए। 1 साल हो गया, अब कब होगा भाई एग्ज़ाम, है ना। तो आप लोगों को ट्वीट करना है। अगर आप साथ देते हैं, मैं बार बार नहीं कहूँगा भाई, है ना, ऐसा नहीं कि मैंने आज कहा और आप करो या ना करो जो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि महीने भर बाद में और कहूँगा। मुझे क्या लेना देना भाई, अगर आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आप भी साथ नहीं देंगे तो मैं क्या कैसे करूँगा। तो आपको ट्वीट ट्रेंड करना होगा प्यारे दोस्तों। और ट्वीट क्या करना है चलो दिखाता हूँ। ये देखो देखो, है ना, ये ट्वीट आपको करना होगा अपने मोबाइल में ट्विटर को इंस्टॉल करके। अगर आपके मोबाइल में ट्विटर इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना है। नॉर्मल एक आध आईडी बना लो आप। मैं कहता हूँ अगर आप आधा घंटा दे देंगे ना, आधे घंटे में आप 100 ट्वीट कर पाएंगे। कितने? एक आधे घंटे में 100 ट्वीट कर पाएंगे। और ट्वीट दोस्तों ज़बरदस्त करने ताकि अपना ट्रेंड में जाए। वनपाल वन रक्षक परीक्षा तिथि घोषित करो, वनपाल वन रक्षक फॉर्म रीओपन करो। ये आपको दोनों हैशटैग लाइन डालनी पड़ेगी, एक ये और एक ये, ठीक है। ये पहले तो ये दोनों लाइनें डालनी, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद ये @ लिखना है, उसके बाद लिखना आपको अशोक गहलोत, ऐसे लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अशोक गहलोत ये आ जाएगा। ये आपको लिखना है @ राज गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये भी लिखना। दैनिक भास्कर को भी करना है राज CMO और उपेन यादव RSMSSB गोविंद सिंह डोटासरा। अगर मुझे भी आप टैग करना चाहो तो कर सकते हैं, @ लिख के BR कुमावत लिखोगे, BR कुमावत WAT 17 ये आप लिखोगे तो मेरी आईडी भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। हालांकि दोस्तों उम्मीद आप सभी से करूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करेंगे ताकि फ़ायदा आपको होगा। मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। मैंने आप देखो कमेंट मेरे पास किसी का नहीं आता कि सर कुछ करिए। मुझे जहाँ तक लगा कि मेरे पास जितनी कम्युनिटी है उसका कुछ उपयोग किया जाए, है ना। तो इसीलिए देखा कि कुछ हो जाए, अगर चाहे गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत तो मतलब थोड़ा बहुत तो मैसेज आएगा उनको कि हाँ भाई कोई एक्टिव है वनपाल वन रक्षक वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले। नहीं तो वो देखेंगे कि 2 साल लगा लेंगे, क्या है इसमें, 1000 ही तो पोस्ट है, करवा लेंगे, पता नहीं कब करवाएंगे, लेकिन हम तो इस पर डिपेंड है ना भाई। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो भैया मेरा मन नहीं करेगा कि मैं बार बार आपके लिए ऐसा करूँ, ठीक है। तो आपको ये ट्रेंड करना है। और जो मैंने एक वीडियो दी है अभी 6 बजे एक वीडियो दी है, उसको आपको उसका लिंक लेकर शेयर करना है सबको। और हाँ ये जो पूरा है ना, ये पूरा मैं क्या करूँगा, कल आपको टेलीग्राम पर पूरा दे दूँगा, टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ से कॉपी करके आप ट्रेंड कर लेना, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कॉपी करके आपके वहाँ पे कहाँ पे डालूंगा, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में अपना राजस्थान क्लासेस का जो है ना ग्रुप,
उसमें डाल दूँ, वहाँ से कॉपी करके आप उसमें अपने ट्विटर में पेस्ट कर देना। फिर जो दब जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं ट्वीट। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस काम को ज़रूर करेंगे। आपके लिए करना है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।